हाय। आज इस वीडियो में हम देखते हैं कॉस्ट शीट कैसे बनता है, कॉस्ट शीट के कंटेंट्स क्या हैं और कि कॉस्ट शीट में कौन से आइटम्स इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। तो पहले ये होता है कि कॉस्ट शीट आया ही क्यों, दैट इज द क्वेश्चन मार्क। मतलब चीज जो है ना अपने को बनानी है तो पहले तो वो तो पता होना चाहिए क्यों ये आ रहा है, कॉस्ट शीट क्यों आएगा। तो ये देखिए यहां पे एक बुक आ गया, बुक में लिखा है कि ऑब्जेक्टिव, किसका ऑब्जेक्टिव, तो बट ऑब्वियसली जो चीज बना रहे उसका कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव के वीडियोस में हमने देखा था, एक वर्ड देखा था कि मुझे कॉस्ट असर्टन करना है, तो असर्टनमेंट ऑफ कॉस्ट, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ योर कॉस्ट अकाउंटिंग। बट हाउ वी कैन असर्टन द कॉस्ट ऑफ एनीथिंग, एनी प्रोडक्ट, एनी सर्विसेज, एनी एक्टिविटी, हाउ। तो उसके लिए हमारे पास जवाब है कि हम बनाएंगे कॉस्ट शीट। तो असर्टनमेंट ऑफ कॉस्ट किसका, प्रोडक्ट का। असर्टनमेंट ऑफ कॉस्ट किसकी, सर्विसेज की। और असर्टनमेंट ऑफ कॉस्ट और कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, मतलब कॉस्ट ऑब्जेक्ट भी हमने देखा था और उस कॉस्ट ऑब्जेक्ट के कॉस्ट यूनिट्स भी हमने देखा था, सब बेसिक थ्योरी में। हाँ या ना, आपने देखा होगा तो भाई देखा ही होगा ना। तो देखिए आगे, तो प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, इनका मुझे कॉस्ट डिटरमाइन करना है। तो मुझे कुछ तो मेरे हाथ में टूल्स चाहिए, समथिंग आई हैव, समथिंग शुड डू टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ ऑल दोस थिंग्स। तो क्या करना चाहिए, तो देखिए, तो असर्टनमेंट ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या होता है, इट इंक्लूड्स और एक्युमुलेशन ऑफ कॉस्ट, इंक्लूड्स कलेक्शन एंड एक्युमुलेशन। चलो अब भाई इसकी कॉस्ट इनकड हो गई, ये लेके आओ। मतलब सपोज कोई चीज बनानी है, कंप्यूटर बनाना है, कंप्यूटर असेंबल करना है मुझे, तो हार्ड डिस्क का, हार्ड डिस्क लाओ, हार्डवेयर लाओ, माउस है, कीपैड है, और भी कुछ डिवाइसेस जो रहेंगे वो सब लेके आओ। उसका कॉस्ट कितना है, तब जाके मेरे एक पर्सनल कंप्यूटर मतलब डेस्कटॉप का कॉस्ट बनेगा। तो आई वॉन्ट सम डेटा बिफोर determining the or before understanding the format of your cost sheet, so I want a data। तो मतलब आपको प्रॉब्लम में डेटा दिया जाएगा, ऑन दैट बेसिस हम धीरे 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 लिखते जाएंगे और दैट विल बी द माय कॉस्ट शीट by element wise or by function wise, correct, the by element wise or function wise, element wise classification we have seen that material, labor or overheads। तो फंक्शन वाइज होता है एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, फैक्ट्री एक्टिविटीज। तो एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन मतलब हर कॉस्ट के 3 एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। और फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन मतलब वो ओवरहेड्स के लिए ज्यादातर दिया हुआ है। ओवरहेड्स मींस इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, जो एडमिनिस्ट्रेशन का ओवरहेड्स, सेलिंग का ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरहेड्स, ये सारे ओवरहेड्स आएंगे। तो इसमें क्या है, such collection of cost for product or for the period in arranged in a certain format. So all this collection of cost will put into the certain format, and that certain format, उस certain format को हम कहेंगे cost sheet, उस certain format को हम क्या कहेंगे, cost sheet। तो पहले देखते हैं कि एलिमेंट्स क्या क्या आते हैं कॉस्ट शीट में, फिर फॉर्मेट देखेंगे। फॉर्मेट इज माय लास्ट स्टेप, करेक्ट, बट पहले देखते हैं धीरे धीरे एलिमेंट्स क्या क्या आते हैं। तो ऑन द नेक्स्ट शीट वी विल जंप ऑन द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। लुक हियर, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में क्या क्या आएगा, तो पहले चीज क्लासिफिकेशन इन कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को क्लासिफाई करना है, तभी तो जाके धीरे 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 हर स्टेज की मुझे कॉस्ट मिलेगी, मुझे हर स्टेज का कॉस्ट निकालना है। तो सर्टन फॉर्मेट भी वैसा चाहिए एंड सर्टन डेटा भी वैसा चाहिए। तो देखिए, फर्स्ट इज व्हाट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। सो जो भी प्रोडक्ट होता है उसका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल का मतलब होता है द मटेरियल विच इज डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद द प्रोडक्ट। The material directly identified with the product, it is called as what, direct material।
So first we'll consider the all direct expenses. So here it is a raw material consumed for manufacture the product or provision of the services. तो ये का इसका मतलब क्या होता है कि जो मैं रॉ मटेरियल कंज्यूम करता हूँ, किसके लिए कंज्यूम करता हूँ? टू मैन्युफैक्चर माय प्रोडक्ट और टू प्रोवाइड माय सर्विसेज। तो उसके लिए जो मटेरियल प्रोवाइड होता है उसको कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल। कि जैसे कि मान लीजिए कि मुझे कोई वुडन टेबल बनाना है, वुड का टेबल बनाना है, तो दैट बट ऑब्वियस कि जो वुड मटेरियल रहेगा दैट विल बी द माय डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, क्योंकि वही मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी टू मैन्युफैक्चर द वुडन टेबल। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकालते कैसे? तो पर्टिकुलर अमाउंट, इसमें आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल विच इज गिवन इन योर प्रॉब्लम। फिर उसमें ऐड करते हैं हम परचेसेस। तो परचेस मटेरियल निकालते वक्त परचेस में बहुत सारे उसके एक्सपेंसेस भी ऐड करते हैं। तो कौन से एक्सपेंसेस परचेस के लिए? वो कैरेज इनवर्ड होता है, मतलब माल लाने का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, इट्स एडेड इन द कॉस्ट। फिर इंश्योरेंस का होता है, वो भी एडेड इन द कॉस्ट। तब जाके हमारी देखिए क्लोजिंग स्टॉक हम लेस करते हैं। तो स्टॉक ऑफ मटेरियल माइनस ऐड परचेस ऑफ द रॉ मटेरियल, तो टोटल परचेस ये मटेरियल अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन। ओपनिंग स्टॉक और परचेस ऑफ रॉ मटेरियल का एडिशन। ओपनिंग स्टॉक और परचेस ऑफ रॉ मटेरियल का एडिशन को आप ऐसा कह सकते हो कि रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक आप डिडक्ट कर लेंगे। If you are deducting the closing stock from this, then you will get the what? You will get the closing stock of you will get the material consumed. तो यहाँ पे देखिए material consumed मतलब मैंने कितना एक्चुअल प्रोडक्शन करने के लिए मटेरियल को कंज्यूम किया, मैंने कितना एक्चुअल मटेरियल कंज्यूम करने के लिए प्रोडक्शन करने के लिए कितना कंज्यूम किया। यही है मेरा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, यही है मेरा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। कि सपोज मान लीजिए कि आपको प्रॉब्लम में ओपनिंग स्टॉक दिया जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक दिया जाएगा, तो ओपनिंग स्टॉक परचेस में ऐड करो, फिर क्लोजिंग स्टॉक लेस करो, देन यू विल गेट द मटेरियल कंज्यूम्ड। तो वही है आपका डायरेक्ट मटेरियल जो प्रोडक्शन के लिए यूज किया हुआ है। करेक्ट। आगे तो वो कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ परचेस ऑफ रॉ मटेरियल में और भी क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था आपको, परचेस प्राइस तो होगी, फ्रेट और कैरेज इनवर्ड मतलब उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा। भाई ट्रांसपोर्ट में आएगा तो कहीं जल गया, बिल गया तो क्या करोगे? गिर गया, ट्रक का एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस। टैक्सेस, इफ द क्रेडिट हैज नॉट बीन टेकन, क्रेडिट का मतलब होता है कि वो टैक्स हम एडजस्ट करने वाले हैं मेरे दूसरे टैक्स के साथ, तो उसको कहते हैं टैक्स का क्रेडिट लेना। तो वो क्रेडिट लेते हो क्या आप? तो क्रेडिट लोगे तो आपको वो ऐड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्रेडिट नहीं लिया तो आपको वो टैक्स परचेस प्राइस में ऐड कर सकते हो, क्योंकि वो आपकी कॉस्ट है। एंड द लेस डिस्काउंट, तो मतलब इन सारे टोटल से डिस्काउंट लेस करोगे तो जो भी कॉस्ट आएगी दैट विल बी द परचेस प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल। तो यहां तक तो डायरेक्ट मटेरियल का आ गया था। अभी डायरेक्ट लेबर का देखिए, सेकेंड वन, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। भाई डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या है? तो भाई मटेरियल को किसी चीज में कन्वर्ट करने के लिए मुझे चाहिए लेबर, हाँ या ना? भाई मैं ये सर्विस जो प्रोवाइड करता हूं अकेले नहीं, मुझे और भी कोई ना किसी का हेल्प लेना पड़ता है। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट अगेन विच इज डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद द प्रोडक्ट। तो यहां पे लिखा है कि इट इज अ लेबर कॉस्ट एंड वेजेस एंड रेम्यूनरेशन for the manufacturing of product and provision of services. Now the last one is element which is the most important, direct expenses. So direct expenses is also expenditure which are expenditure other than labor and material which are directly related to the product and services. For example, rent and higher charges for specific machine. तो कुछ गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए, कुछ चीज मैन्युफैक्चर के लिए मुझे स्पेसिफिक मशीन चाहिए कि जो मेरे पास नहीं है, मैं वो या तो रेंट पे लेता हूं या तो कहीं से बाहर से लेके आता हूं, तो उसके हायर चार्जेस आई हैव टू कंसीडर एज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उसी प्रोडक्ट के लिए यूज होने वाला है, वो उसी का खर्चा है, इसलिए। दूसरी चीज, amortization cost of the molds and patents.
सो amortization इज नथिंग बट द व्हाट इज अगेन द पार्ट ऑफ द डेप्रिसिएशन ही होता है, बट amortization वर्ड यूज होता है कि जो मेरी इंटेंजिबल एसेट होती है उसके लिए. सो मोल्ड्स एंड पेटेंट्स आर द इंटेंजिबल. मोल्ड्स तो चलो फिजिकल फॉर्मेट होता है उनको, बट पेटेंट्स और डिजाइन दे आर इंटेंजिबल. और मोल्ड का क्या होता है ना, जैसे जैसे आप ज्यादा मोल्ड यूज करोगे वैसा वैसा मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करोगे तो वैसा वैसा उसका लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा. तो ज्यादातर ये साल 2 साल में खत्म हो जाते हैं. तो उसका धीरे धीरे कॉस्ट क्या करना पड़ता है, हमें भी कंसिडर करना पड़ता है फॉर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस. क्यों? क्योंकि मोल्ड पर्टिकुलर प्रोडक्ट का है, किसी डिजाइन का है, तो वो उसी के लिए लगेगा, दूसरे किसी लिए यूज हो ही नहीं सकता. नेक्स्ट आता है कॉस्ट एंड डिजाइन एंड सॉफ्टवेयर. तो उसका भी अमोर्टाइजेशन कॉस्ट धीरे धीरे हमें ऐड करना पड़ेगा. तो यहां तक था कॉस्ट शीट का, मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव का है, और ये था एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन की जहां पे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस कवर होते हैं. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब ये सारे डायरेक्टली रिलेटेड टू योर प्रोडक्शन. अभी चलो इन तीनों का जब आप टोटल लेते हो, इन तीनों का टोटल आप कंसीडर करोगे तो उसको कहोगे प्राइम कॉस्ट. डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्राइम कॉस्ट. मतलब पहले वाली कॉस्ट की ओवरहेड ऐड करने के पहले, ओवरहेड्स ऐड करने के पहले ये बन गई आपकी प्राइम कॉस्ट बनती है, कि जितने में मटेरियल जितना हुआ है उतना बनेगा. इसमें भी आता है कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेबर प्लस एक्सपेंसेस, इन दोनों का टोटल करोगे तो उसको कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट. डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल करोगे तो उसको कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट. कन्वर्जन मतलब मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो भी कॉस्ट इनकर्ड होता है, मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो भी कॉस्ट इनकर्ड होता है उसको कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट. तो डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, expenses is equal to the prime cost. Direct labor and direct expenses is equal to the conversion cost. और मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि डायरेक्ट मटेरियल प्लस कन्वर्जन कॉस्ट इज इक्वल टू द प्राइम कॉस्ट. तो कुछ नहीं है, फॉर्मूले वही के वही है, सिर्फ इधर से उधर जोड़ दिए तो आपको कॉस्ट मिलती है. अगले वीडियोस में हम देखते हैं कि ओवरहेड्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है. ओवरहेड्स मतलब फैक्ट्री के बाद वाले, फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग. क्योंकि फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग, ये ओवरहेड जो होता है वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं होता, वो बाद में कवर होता है, तो उसको बाद में देखते हैं. अब तक के लिए बच्चों थैंक यू, और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करिए सर. ओके, थैंक्स अ लॉट. हाय. तो अभी इस वीडियो में हम सारे फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं कि जो कॉस्ट शीट का ही पार्ट है. तो कौन सा, तो पहला फैक्ट्री ओवरहेड्स. नाम में ही लिखा है फैक्ट्री ओवरहेड्स. ये देखो मेरी फैक्ट्री आ गई, तो नाम में ही बता गया कि फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब ऑल द एक्सपेंडिचर विच आर इन द नेचर ऑफ इनडायरेक्ट, ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर which is used in a factory to help in manufacturing. To help in manufacturing, मैंने ऐसा नहीं कहा कि डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग ही करेगा, टू हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. तो ऐसे कौन से, कुछ नहीं, नाम देखने में फटाफट हो जाएगा ये. देखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मैन्युफैक्चरिंग एंड द प्रोडक्शन ओवरहेड सच एज द इनडायरेक्ट कॉस्ट एज फॉलोज. कौन सा है? फैक्ट्री रेंट. यस, इट्स अ फैक्ट्री रेंट, इट्स अ फैक्ट्री एक्सपेंसेस. Insurance on the factory building, on the plant and machinery, and the other equipment which are used in a factory. So the factory building is a part of the manufacturing. Plant and machinery is also, and the other equipment which is used in the factory. So उन सब का insurance also part of the factory outlets. Gas, coal, fuel, lubricants, cotton, and the water charges, all the part of factory outlets. Consumables and stores. Consumables का मतलब होता है कॉटन, वेस्ट वगैरह वगैरह आता है. तो कंज्यूमेबल में ये भी आ जाता है आपके ऑयल्स, करेक्ट. स्टोर्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स में स्पेयर पार्ट्स भी आते हैं, तो ये सारा कंज्यूमेबल एंड स्टोर्स में ले सकते हैं. नाम इधर उधर हो सकते हैं क्योंकि
एक ही चीज को दो दो नाम भी यहां पे अवेलेबल्स है। फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द फैक्ट्री मशीनरी होता है, फैक्ट्री बिल्डिंग होगा, फैक्ट्री अदर इक्विपमेंट भी होगा। देन द डेप्रिसिएशन ऑन व्हाट, फैक्ट्री बिल्डिंग, plant and machinery and the other equipments. So all the depreciation cover under the factory overheads. The factory manager salary, watchman salary, helper salary and supervisor salary, ये सारे इनडायरेक्ट ही है, क्योंकि ये खर्चे मैं नहीं भी करूंगा तो भी मेरी मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है, मतलब होने वाली है। तो ड्राइंग एंड डिजाइनिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट, फी, पावर चार्जेस, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, and the field service department costs such as tool room, engineering and maintenance room, electricity department room, ये सारे अवेलेबल्स होते हैं रूम्स और उनकी सैलरी वहां पे देना पड़ता है। तो all this cover under the factory overheads. Now we'll jump on the administration. So the see here, the next part is what? Administration cost. It means entirely office expenses. So look here, it is related to the office work and administration such as indirect cost as follows. ये देखिए मेरा ऑफिस आ गया, ऑफिस रेंट, इंश्योरेंस ऑन ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस इक्विपमेंट, देन द सैलरी ऑफ अकाउंटेंट एंड ऑफिस स्टाफ मैनेजर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, फिर आता है आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग एंड ऑफिस इक्विपमेंट, all those are part of my office expenses. Electricity charges and legal charges and audit fees, all those are what? Office expenses. These are the only list, example list. और भी हो सकते हैं कोई ना कोई, तो मतलब depend on the problem and situations. So they will next on jump on the word selling and distribution. तो पहले selling के देखते हैं. So come to this selling and distribution overheads. इसमें it is related to the sales of product and services, advertisement, सेल है भाई, सेल्स प्रमोशन करना होगा आपको, सेल्स एग्जीबिशन, प्रोडक्ट का एग्जीबिशन लगाना पड़ेगा, चिल्लाओ कि एग्जीबिशन है आओ, सेल्समैन सैलरी, ये देखो सेल्समैन चिल्लाएगा तभी तो आएगी आपके पास, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ डिपार्टमेंट्स इक्विपमेंट, वहां पे भी तो इक्विपमेंट रहेंगे, डिलीवरी एक्सपेंसेस, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवर्ड, मतलब ये खर्चा कौन सा, इनवर्ड ये होता है कि जो परचेस मटेरियल आता है, आउटवर्ड मतलब यहां से फिनिश गुड्स लेके जाने वाला खर्चा, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, फिर पैकिंग एक्सपेंसेस, सेकेंडरी पैकिंग, प्राइमरी फैक्ट्री में होती है, सेकेंडरी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस कॉस्ट विद डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये आ गया था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। और भी आता है, तो यहां पे सारे कॉस्ट आपके पास क्या है, ये अवेलेबल है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तक। तो नाउ विल जंप ऑन द व्हाट, प्रॉब्लम पार्ट, प्रॉब्लम पार्ट नहीं बट द फॉर्मेट ऑफ अवर कॉस्ट शीट, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो द नेक्स्ट शीट पे देखते हैं, सो द लुक हियर बच्चों, तो यहां पे हम देखेंगे फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, इंपॉर्टेंट है, क्यों भाई, जब तक फॉर्मेट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम कैसा सॉल्व करोगे, हाँ या ना, चलो फिर देखते हैं। ये देखिए मेरी बुक आ गई, मेरे बुक के पिटारे से फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट निकलेगा, स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट शीट, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, कि कितने मुझे यूनिट इस पीरियड में प्रोड्यूस किया है, और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, प्रोड्यूस में से कितना सोल्ड किया है, तो मतलब जितना भी बचेगा दैट विल बी माय क्लोजिंग। 10 प्रोड्यूस किया, 8 सोल्ड किया, तो 2 मेरा स्टॉक में अवेलेबल है। तो अभी मैंने जितने भी आपके पास अभी प्रीवियस शीट्स में डायरेक्ट मटेरियल, लेबर वगैरह जो कॉस्ट के नाम लिए थे ना, वो सारे धीरे धीरे यहां पे आने वाले हैं। देखिए इसलिए पहले वही सिखाया, द पर्टिकुलर्स अमाउंट यू हैव टू मेक अ 2 कॉलम्स। फर्स्ट डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, जो पहले वीडियो में बताया था आपको, ओपनिंग स्टॉक plus purchases minus closing, the final is direct material consumed. Direct labor cost, direct expenses, then the total of all those three, it will come prime cost. Direct material, direct labor, direct expenses, the addition of these two,
उस टाइम पे भी कहा था, अभी भी कहता हूं, इज द कॉस्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट. द प्राइम कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? डायरेक्ट कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट को क्या कहोगे? डायरेक्ट कॉस्ट कहोगे. फैक्ट्री ओवरहेड्स एग्जांपल पता है भी आपको? अरे थोड़ी देर पहले तो किए थे हमने, थोड़ी प्रीवियस शीट में किए थे ना. सो द फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑल द एक्सपेंडिचर्स रिगार्डिंग टू द फैक्ट्री. सो हियर हम, अभी आप कहोगे कि सर इतने सारे, एक सेपरेट वर्किंग नोट बनाएंगे. जब मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवा के दूंगा ना, तब यही फॉर्मेट फॉलो होगा. बट फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए एक सेपरेट वर्किंग नोट में लिखेंगे, वहां पे सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखेंगे और वहां से टोटल लेके यहां पे लेके आएंगे. फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ द डब्ल्यूआईपी. डब्ल्यूआईपी स्टैंड फॉर वर्क इन प्रोग्रेस. डब्ल्यूआईपी स्टैंड फॉर वर्क इन प्रोग्रेस. तो ये ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी फैक्ट्री ओवरहेड्स की इधर ही ऐड करना है. डोंट चेंज द फॉर्मेट, द फॉर्मेट इज प्री डिसाइडेड. फिर लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी. ओपनिंग डब्ल्यूआईपी ऐड क्यों किया? क्योंकि वो आधा अधूरा था, अभी इस साल प्रोडक्शन हुआ होगा तो वो कंप्लीट हुआ होगा. और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी मतलब इस साल का जो आधा अधूरा पड़ा हुआ है. वर्क इन प्रोग्रेस है ना, तो वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है कि सम पार्ट हैज डन एंड द सम पार्ट हैज रिमेन टू बी डन. करेक्ट. So after adding this and deducting this, you will get the new one cost, factory or work cost. So the factory or work cost कैसे आएगा? प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करोगे, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी ऐड करोगे, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी लेस करोगे, देन यू विल गेट द व्हाट? फैक्ट्री कॉस्ट एंड द वर्क कॉस्ट. मतलब अभी यहां पे कॉस्ट जो आ गई है वो फैक्ट्री तक की कॉस्ट आ गई है. उसके बाद हम करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ऐड. अगेन विल डू द वर्किंग नोट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एंड टेक द ऑल फिगर्स, टेक अ वन फिगर ऑफ ऑल द ओवरहेड्स, विल पुट इट हियर. बट अभी यहां पे क्या करना है? तो यहां पे मिलता है आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. फैक्ट्री कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ऐड करने के बाद, फैक्ट्री कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ऐड करने के बाद यू विल गेट द व्हाट? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इट मींस, अभी यहां पे देखिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो ये आएगा ना, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इट मींस दिस इज द कॉस्ट ऑफ यूनिट प्रोड्यूस. कर्सर देखिए, दिस कॉस्ट इज बिलोंगिंग टू द कॉस्ट ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड. दैट कॉस्ट इज बिलोंगिंग टू द यूनिट प्रोड्यूस कॉस्ट. अभी लिसन, उसमें से क्या करना है? मुझे ऐड करना है. मतलब इस फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इधर लिया है बचा हुआ फॉर्मेट. सो इसमें ये ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. जब आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करते हो, उसको कहते हैं गुड्स अवेलेबल फॉर सेल. जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करते हो, तब जो कॉस्ट मिलता है, तब जो गुड्स मिलता है, दैट विल बी द गुड्स अवेलेबल फॉर सेल. सो आफ्टर डिडक्टिंग द क्लोजिंग स्टॉक, मतलब हमने जितना सेल किया उतना सेल किया, बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक है वो डिडक्ट करने के बाद मुझे मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. इट मींस दिस इज द कॉस्ट जो गुड्स मैंने सोल्ड किया है वो. अभी नाउ दिस इज द कॉस्ट ऑफ एग्जैक्टली नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड. देखिए मैंने लिंक बताया आपको. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज अ कॉस्ट ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज अ कॉस्ट ऑफ नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड. सही है ना? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो माल बेचा, जो गुड्स बेचा, उसी की कॉस्ट, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स की कॉस्ट. उसी में क्या हो जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब जो गुड्स बेचा गया उसी के लिए तो कॉस्ट इनकर्ड किया. कौन सा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला. अरे क्लोजिंग स्टॉक जो बेचा ही नहीं है तो वो कैसे होगा? उसका कॉस्ट होगा सेलिंग वाला. जो गुड्स मैंने बेचा उसी के लिए एडवर्टाइजमेंट किया था मैंने, जो गुड्स मैंने बेचा उसी के लिए मैंने प्रमोशन का खर्चा किया था. जो गुड्स अभी तक स्टॉक में है उसका कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, कब खर्चा होगा? जब हम उसको सेल करने का ट्राई करेंगे तब. अभी सिर्फ ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स इज ओनली रिगार्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड. देन कॉस्ट ऑफ सेल्स. अभी आ गया मेरा कॉस्ट, एग्जैक्टली कॉस्ट ऑफ सेल्स. फिर उसमें से आपको लगा दे तो प्रॉफिट जोड़ दीजिए, और प्रॉफिट जोड़ने के बाद जो भी आएगा इट्स कम्स योर सेल. इट्स अ फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट. यही है आपका बेसिक फॉर्मेट. इसी के ऊपर आपको क्वेश्चन आता है और इसी को आपको सॉल्व करना है विद द सेम फॉर्मेट. प्रॉब्लम तो देख ही लेंगे हम, टेंशन क्या लेते हो. बट अभी कॉस्ट शीट में कौन से आइटम
कंसीडर्ड नहीं होते। इन द कॉस्ट शीट विच आइटम आर नॉट कंसीडर्ड, पहला वाला। द कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट शीट, पहला वाला अबनॉर्मल कॉस्ट। अबनॉर्मल कॉस्ट मतलब ऐसा कॉस्ट होता है कि जो हम अवॉइड कर सकते थे। अभी इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। पेट्रोल भरने जाते हो ना आप, जब आप पेट्रोल भरने जाते हो तो जब पेट्रोल भरते तब तक कुछ ना कुछ तो पेट्रोल इवेपोरेट होता ही है। अभी वो जो इवेपोरेट होता है वो तो बचा नहीं सकते आप, तो क्या करोगे? तो वो बन गया नॉर्मल लॉस। वो क्या बन गया? नॉर्मल लॉस। आप सोचोगे कि सर एबनॉर्मल कॉस्ट बताइए ना, बताता हूं बेटा। मान लीजिए कि गलती से अभी तक आपने गाड़ी का ढक्कन ही नहीं लगाया पेट्रोल का, और आपका बैलेंस प्रॉपर नहीं हुआ और गाड़ी गिर गई, तो क्या हो जाएगा? जितना भी टंकी में पेट्रोल था उतना थोड़ा बहुत उसमें से गिर जाएगा, तो वो बन गया अबनॉर्मल लॉस। अभी ऐसा क्यों? उसको क्यों अबनॉर्मल लॉस? क्योंकि पता था आपको कि गिरोगे तो पेट्रोल भी गिर जाएगा, तो आपको बैलेंस अच्छा करना चाहिए साहब। तो इसका मतलब है कि वो अवॉइड कर सकते थे। गिरने से पहले कुछ बैलेंस नहीं होता, इसके पहले हमें कुछ ना कुछ तो इंट्यूशन आ ही जाती है, हमारे दिमाग में आ ही जाता है कि नहीं भाई पैर निकालूंगा, ऐसा कुछ करूंगा तो बैलेंस हट जाएगा। तो मतलब आपको वो चीज पता थी। जब चीज पता है फिर भी लॉस हो रहा है तो अब नॉर्मल। और कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो जो लॉस इनहेरेंट होता है वो खर्चा होता है, मतलब होता ही है, उसको नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल लॉस कॉस्ट शीट में कवर हो जाता है, अब नॉर्मल लॉस नहीं। फिर सब्सिडी ग्रांट रिसीव्ड और इंटेंसिव रिसीव्ड फ्रॉम द एनी गवर्नमेंट, इट शुड नॉट बी अ पार्ट, क्योंकि वो तो आपको पैसा गवर्नमेंट ने दिया है, तो आपका कॉस्ट कम होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको बेनिफिट दिया है। फिर एनी पेनल्टी, फाइन एंड डैमेजेस एंड डीमोरेज चार्जेस, डीमोरेज छोड़ दीजिए क्योंकि वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में आता है। सो द एनी फाइन, पेनल्टी वगैरह वगैरह कुछ चीजों यहां पे कंसिडर नहीं होगी, क्योंकि फाइन एंड पेनल्टी एंड डैमेजेस इट्स योर फॉल्ट, आपने विद इन अ टाइम कंप्लीट नहीं किया, दैट इज द एबनॉर्मल कॉस्ट, इट शुड नॉट बी कवर्ड। एंड देन इंटरेस्ट एंड अदर फिनांस चार्जेस, मतलब क्या कि किसी प्रोडक्ट पे, चलो मान लीजिए कि ये मटेरियल लाने के लिए मैंने कर्जा लिया था, ये मटेरियल लाने के लिए कर्जा लिया था, उसका इंटरेस्ट मटेरियल में जोड़ दूं क्या? नहीं, आपने वो कर्जा लिया था वो फिनेंशियल नेचर आइटम है, वो कॉस्ट शीट में मत लेके आइए, इट नॉट कवर अंडर द कॉस्ट शीट। अंडरस्टूड? कुछ हद तक लेते हैं बट यहां पे उतना सोचने की जरूरत नहीं है, कब लेते हैं क्या लेते हैं इन डिटेल मैं बाद में बताऊंगा, बट ये सारी चीजें कॉस्ट शीट में कवर नहीं होती और बाकी सारी चीजें कवर हो जाती। तो यहां तक था बच्चों कॉस्ट शीट का पार्ट। और प्लीज बच्चों, इट्स अ रिक्वेस्ट, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको तो बेनिफिट हुआ है, दूसरों को भी होने दीजिए ना थोड़ा बेनिफिट, हाँ या ना? तो चलो, थैंक्स अ लॉट बच्चों।